हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? तो इस सैटरडे हमें एक नया डोंगहुआ मिला है, फाइटर ऑफ डेस्टिनी। इसे वे ऑफ चॉइस भी बोला जाता है और ये कल्टिवेशन टाइप की स्टोरी है। सबसे खास बात ये है कि इस डोंगहुआ को स्टूडियो सेनमन ने बनाया है और इसी स्टूडियो ने पहले एजर लेगेसी पे भी काम किया है। आपको याद होगा उसके विजुअल्स कितने ज्यादा खूबसूरत थे, खासकर फाइट सीन्स इतने स्मूथ और डिटेल कि देखने में मजा ही आ जाता है। अब अगर स्टोरी की बात करूँ तो ऑनेस्टली मुझे अभी ज्यादा नहीं पता, क्योंकि मैंने इसका नॉवल ज्यादा नहीं पढ़ा है। हाँ, इसका एक नॉवल भी है और इस डोंगहुआ में टोटल 26 एपिसोड्स हैं। हमारा मेन कैरेक्टर है चेन सांग सेंग। वो एक अनाथ लड़का है जिसे सीनिंग सिटी के जी डाउरन ने पाला है। और जैसे अक्सर होता है, शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर काफी वीक होता है, उसका बॉडी भी वीक है और उसकी मेरिडियंस भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब सीधा स्टोरी में चलते हैं। शुरू में हमें बताया जाता है कि ये एक लड़के की कहानी है जो एक सफर पे निकलता है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और अपनी जिंदगी बेटर करने के लिए, और वो लड़का कोई और नहीं, हमारा चेन सांग सेंग है। अपने सफर के दौरान हम उसकी नेचर को साफ देख पाते हैं। वो दिल से बहुत अच्छा है। छोटी से छोटी जान के लिए भी, एक छोटी सी चिड़िया को भी वो मेंटू खिलाता है जब तक उसका पेट पूरा भर न जाए। इस बार वो जा रहा है डिवाइन कैपिटल। शॉर्ट में बोले तो वो आखिरकार वहाँ पहुँच जाता है। उसका मेन गोल है यांताओ अकेडमी में एंट्री लेना, जो कैपिटल की सबसे टॉप अकेडमीज में से एक है। अकेडमी के गेट के सामने पहले से बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े होते हैं। सब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करके गेट खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब चांग सेंग की बारी आती है तो एक स्टूडेंट नोटिस करता है कि वो तो बेसिक सेक्रेड मैरो लेवल तक भी नहीं पहुँचा और उसके पास बेसिक डिवाइन सेंस भी नहीं है। इस वजह से सब लोग उसे कम समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये लड़का गेट कभी नहीं खोल पाएगा, लेकिन चैंग सेंग को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से आगे बढ़ता है और गेट को हाथ लगाता है और तभी उसे एक बात समझ आती है, ये गेट ज्यादा एनर्जी के बिना भी खुल सकता है, क्योंकि उसे इसका मैकेनिज्म समझ आ जाता है। वो उसे थोड़ा एडजस्ट करता है और बस कुछ ही सेकंड्स में गेट खोल देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। एक ऐसा लड़का जिसके पास कोई कल्टिवेशन नहीं है, उसने गेट खोल दिया, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है तभी टीचर चाओ उस पर हमला कर देता है, क्योंकि उसने रूल फॉलो नहीं किया। रूल सिंपल था, सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी से गेट खोलना था, लेकिन चांग सेंग ने मैकेनिज्म यूज किया। लकीली उसका अटैक रोक लिया जाता है एक दूसरे स्टूडेंट के द्वारा, जिसका नाम है टांग 36। थोड़ी देर बाद अकेडमी के हेड भी वहाँ आ जाते हैं, माओ जेडोंग यानी मास्टर माओ। फिर टीचर चाओ कंप्लेन करता है कि उसे समझ ही नहीं आया ये लड़का कैसे कर गया। उसे लगता है कि इसने चीटिंग की है, लेकिन चांग सेंग बहुत शांति से अपनी बात रखता है। वो कहता है अनाउंसमेंट में सिर्फ ये बोला गया था कि गेट खोलो और अंदर जाओ, तो टेक्निकली उसने कोई रूल ब्रेक नहीं किया। फिर भी टीचर चाओ मानने को तैयार नहीं होता। असल में तियांताओ अकेडमी में आने के लिए मिनिमम सेक्रेड मैरो लेवल होना जरूरी है, लेकिन चांग सेंग एक इम्पोर्टेंट बात सबको बताता है। वो कहता है अगर ऐसा है तो अकेडमी ने सब कैंडिडेट से झूठ बोला है और उन्हें फॉल्स होप दिया है। रूल्स के हिसाब से चैप्टर 17 सेक्शन 4 आर्टिकल 8 में साफ लिखा है कि सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट पास करना जरूरी है, न कि सेक्रेड मैरो realm तक पहुंचना। ये सुनकर मास्टर माओ भी मान लेते हैं कि ऐसा रूल सच में एग्जिस्ट करता है और वो इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि चांग सेंग ने एकेडमी के बारे में इतना डीप स्टडी किया है। इसी वजह से चांग सेंग फर्स्ट स्टेज पास कर लेता है। फिर चांग सेंग एक रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि उसके पीछे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी सेकंड टेस्ट देने का मौका मिलना चाहिए, जो कि है रिटन एग्जाम। और अपने लिए उसका गोल सिंपल है, वो नंबर 1 रैंक लेना चाहता है। लेकिन अचानक टीचर चाओ सिचुएशन को मुश्किल बना देता है। इस बार एग्जाम में टोटल 36 वॉल्यूम्स हैं और हर आंसर शीट के लिए सिर्फ 15 मिनट्स का टाइम है। अगर कैलकुलेट करें तो पूरा एग्जाम लगभग 6 आवर्स का बनता है। ये तो पागलपन है। 6 आवर्स का एग्जाम किसी को भी पूरी तरह थका देगा। लेकिन सरप्राइजिंगली चैंग सेंग एक्चुअली खुश हो जाता है, क्योंकि ये पूरा एग्जाम एंशिएंट टेक्स्ट पर बेस्ड है और वो अपने सीनियर और टीचर का थैंकफुल फील करता है, क्योंकि उन्होंने उसे कल्टिवेशन नहीं सिखाया बल्कि हमेशा एंशिएंट रिकॉर्ड्स पढ़ने को मजबूर किया। अब उसे समझ आता है, शायद उन्हें पहले से पता था कि ऐसा दिन आएगा। समय गुजरता है और एक एक करके कैंडिडेट्स एलिमिनेट होने लगते हैं। कोई भी क्वेश्चंस का सही जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन चांग सेंग और उसका नया दोस्त दोनों आखिर तक टिके रहते हैं। आखिरकार एग्जाम खत्म हो जाता है। अब सब लोग रिजल्ट्स देखने के लिए अनाउंसमेंट बोर्ड के पास इकट्ठा होते हैं। टीचर चाओ और एग्जामिनर्स पूरी तरह शॉक हो जाते हैं, क्योंकि चांग सेंग ने सारे 36 वॉल्यूम्स सिर्फ 2.5 आवर्स में कंप्लीट कर दिए। ये तो अनबिलीवेबल है। बाकी स्टूडेंट्स भी हैरान रह जाते हैं। इतिहास में किसी ने भी इतना परफेक्ट आंसर नहीं किया था। लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। जनरल के रेजिडेंस से आई एक यंग लेडी टीचर चाओ से कुछ बात करती है और अचानक चांग सेंग का नाम बोर्ड पर आता ही नहीं है। मतलब वो फेल हो गया, फर्स्ट रैंक जाता है। शुई जन को, जो क्लियरली एक पावरफुल फैमिली का यंग मास्टर है, ये सुनकर चांग सेंग टीचर चाओ से बोलता है
कि उसका पेपर दोबारा चेक किया जाए, लेकिन टीचर चो मना कर देता है। वो बस यही कहता है कि चांगसेंग टाओ एकेडमी में एंटर नहीं कर सकता। ये देखकर टांग 36 गुस्सा हो जाता है। वो डिमांड करता है कि आंसर शीट दिखाई जाए। सबको पता है चांगसेंग ने सब सही आंसर किया है, लेकिन चांगसेंग खुद पूरी तरह काम रहता है। वो कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहता, ना ही सिचुएशन को और खराब करना चाहता है। वो बस इतना कहता है, अगर यहाँ एडमिशन नहीं मिला तो वो किसी और एकेडमी में चला जाएगा। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे टियांटाओ एकेडमी से बहुत उम्मीदें थी। आखिर ये डिवाइन कैपिटल की नंबर 1 एकेडमी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट्स के साथ बिहेव किया वो सच में डिसअपॉइंटिंग है। उसकी ये बातें सुनकर टांग 36 और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। फिर वो चांगसेंग को साथ में खाना खाने के लिए इनवाइट करता है और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। चांगसेंग को एक चीज जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि उसे टांग 36 क्यों कहा जाता है। तब पता चलता है कि ये नंबर एक्चुअली उसकी रैंक है, जो एक स्पेशल रैंकिंग से आता है जिसे चिंगयन रैंकिंग कहा जाता है। टांग 36 समझाता है ये रैंकिंग जो डायनेस्टी के यंग जनरेशन को दी जाती है और टॉप 5 लोग इंपीरियल एग्जाम में नंबर 1 बनने का चांस पाते हैं। टांग 36 ये जानकर शॉक हो जाता है कि चांगसेंग एक बहुत दूर के गांव से आया है, क्योंकि डिवाइन कैपिटल ईस्ट में है और चांगसेंग का गांव फार वेस्ट में, मतलब दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर। फिर टांग 36 उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। चांगसेंग शांति से जवाब देता है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, उसे उसके सीनियर और मास्टर ने पाला है। उसे बस इतना पता है कि बचपन में उसे युनमो माउंटेन पर पाया गया था और उस समय एक अजीब सी घटना हुई थी। जब कोई उसे ले जाने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक एक गोल्डन ड्रैगन प्रकट हो गया, लेकिन उसके मास्टर प्रीस्ट जी ने उसे एक ही वार में भगा दिया। समय बीतता है और चांगसेंग बड़ा हो जाता है, लेकिन ना उसके मास्टर और ना ही उसके सीनियर कभी उसे कल्टिवेशन सिखाते हैं, बल्कि उसका मास्टर उसे मजबूर करता है कि वो 3000 टाओइस्ट स्क्रिप्चर्स पढ़े। उस सख्त ट्रेनिंग की वजह से चांगसेंग ने सारे 3000 स्क्रिप्चर्स याद कर लिए, लेकिन उसकी कल्टिवेशन जरा भी इम्प्रूव नहीं हुई। फिर चांगसेंग असली रीजन बताता है कि वो डिवाइन कैपिटल क्यों आया है। उसे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। अभी उसके पास एक मैरिज एग्रीमेंट लेटर है जो सू फैमिली की बेटी का है, जिसका नाम है यूरोंग। बचपन से ही चांगसेंग को अपनी फियांसी के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि इतने सालों तक वो दोनों सिर्फ लेटर्स के जरिए बात करते थे। लेकिन माउंटेन छोड़ने से पहले एक और सच्चाई सामने आई। चांगसेंग को एक कंजेनिटल इलनेस है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। उसके मास्टर के मुताबिक ये उसकी किस्मत है और उसे एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन चांगसेंग मानता नहीं है। एक स्क्रिप्चर में लिखा है कि किस्मत बदली जा सकती है, तो वो डिसाइड करता है कि वो अपनी डेस्टिनी खुद बदलेगा। उसका मास्टर उस पर भरोसा करता है, क्योंकि पिछले 800 सालों में सिर्फ 3 लोग ही अपनी किस्मत बदल पाए हैं। शायद चांगसेंग 4th बन सकता है। उसका मास्टर उसे एडवाइस देता है, डिवाइन कैपिटल जाओ और इंपीरियल एग्जाम में नंबर 1 बनो, तभी से अपनी किस्मत बदलने का रास्ता मिलेगा। उसका सीनियर यूरेन उसे एक तलवार भी देता है। ये तलवार गोल्डन ड्रैगन के विस्कर से बनी है। हालांकि उसके सीनियर के पास कई फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं। उसकी राइट आई, राइट हैंड और वो बोल भी नहीं सकता। फिर भी चांगसेंग उसे बहुत रिस्पेक्ट करता है। उसकी नजर में उसका सीनियर सबसे बहादुर और स्ट्रॉन्ग इंसान है। ये सब सुनकर टांग 36 उसका दोस्त बनना चाहता है, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल अभी भी है, आखिर टियांटाओ एकेडमी चांगसेंग को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? क्या ये उस मैरिज एग्रीमेंट से जुड़ा है? जैसे ही टांग 36 को पता चलता है कि उसकी फियांसी सू फैमिली से है, सू यूरोंग, वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो तुरंत कहता है कि ये लड़की सिर्फ 10 साल की उम्र में ही अपना ट्रू फीनिक्स ब्लड अवेकन कर चुकी थी और इसी वजह से उसे पूरे कॉन्टिनेंट की नंबर 1 जीनियस कहा जाता है। यहाँ तक कि रूमर्स भी हैं कि वो फ्यूचर में होली मेडन बन सकती है। तो साफ है ये मैरिज एग्रीमेंट बस नाम का ही है। तब टांग 36 एक सबसे बुरा पॉसिबल सिनेरियो समझाता है। शायद डिवाइन कैपिटल का रॉयल फैमिली पहले से ही चांगसेंग के आने के बारे में जानता है और इसी वजह से उसे टियांटाओ एकेडमी में इंटेंशनली एडमिट नहीं किया गया। सिंपल वर्ड्स में राज्य नहीं चाहता कि उसकी पहचान बाहर आए। वो नहीं चाहता कि वो फेमस बने, क्योंकि उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती है। आखिर कैसे सू यूरोंग जो नंबर 1 जीनियस है और फ्यूचर की होली मेडन एक गांव के लड़के से एंगेज्ड हो सकती है जिसके पास कोई कल्टिवेशन भी नहीं है? ये उनकी फैमिली की रेपुटेशन और स्टेटस दोनों को नुकसान पहुंचा देगा, खासकर उसके पिता सू सीजी जो ईस्टर्न एम्पायर के डिवाइन जनरल हैं। लेकिन चांगसेंग का इंटेंशन साफ है। वो डिवाइन कैपिटल आया है इस मैरिज को कैंसिल करने के लिए, क्योंकि अपनी बीमारी की वजह से वो उसे बर्डन नहीं बनाना चाहता। आखिरकार चांगसेंग की मुलाकात सू सीजी से होती है। उसे अपनी बात सुनाने के बाद चांगसेंग कहता है कि वो लेटर सीधे सू यूरोंग को देना चाहता है, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि लेटर उन्हें दे दे, वो खुद उसे पहुंचा देंगे। लेकिन चांगसेंग नहीं मानता। वो खुद पर्सनली देना चाहता है, क्योंकि वो उसे थैंक करना चाहता है। इसी एग्रीमेंट की वजह से वो माउंटेन छोड़कर बाहर की दुनिया देख पाया। ये सुनकर
सुशिजी अचानक उस पर हमला कर देता है, लेकिन फाइट के दौरान चांग सेंग बहुत सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है और तभी एक शॉकिंग बात सामने आती है। वो 3000 सेक्रेड स्क्रिप्चर्स सिर्फ नॉलेज नहीं रखते, बल्कि वो दुनिया की सारी मार्शल टेक्निक्स भी सिखाते हैं। और इतना ही नहीं, वो ये भी सिखाते हैं कि अटैक्स को कैसे काउंटर करना है और सही समय पर कैसे स्ट्राइक करना है। जब चांग सेंग को मौका मिलता है तो वो अपना गोल्डन ड्रैगन सोर्ड निकाल लेता है। ये देखकर सुशिजी शॉक हो जाता है। उसे समझ आता है कि ये तलवार बहुत ही डेंजरस है और चांग सेंग से जो ऑरा निकल रहा है वो बेहद खतरनाक है। उस वक्त सुशिजी डिसाइड कर लेता है कि इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। वो एक डेडली ब्लड डिस्ट्रॉइंग अटैक की तैयारी करता है और उसी समय चांग सेंग भी पूरी तरह रेडी हो जाता है। बिना कल्टिवेशन के भी वो पीछे नहीं हटता। उसका करेज सच में बहुत इम्प्रेसिव है। लेकिन तभी ये फाइट अचानक रुक जाती है। एक महिला आती है, मोयू, फीमेल चीफ ऑफिसर। उसकी एंट्री से सुशिजी गुस्सा हो जाता है। वो उसे कहता है कि इसमें बीच में मत पड़ो, ये उसका फैमिली मैटर है। लेकिन मोयू कामली जवाब देती है, अगर ये सिर्फ फैमिली इश्यू होता तो वो इंटरफियर नहीं करती। लेकिन वो यहाँ आई है क्योंकि उसके पास एक सेक्रेड ऑर्डर है ग्रेट लीडर की तरफ से, और फिर वो उस ऑर्डर को पढ़ना शुरू करती है। ग्रेट लीडर का आदेश है कि चेन चांगशेंग को गुओजियाओ एकेडमी में प्रवेश करने दिया जाएगा। ये सुनकर सुजी बहुत गुस्सा हो जाता है। एक छोटे से गांव का लड़का इतनी बड़ी और प्रेस्टिजियस एकेडमी में कैसे जा सकता है? लेकिन मोयू शांत होकर जवाब देती है और उससे एक सीधा सवाल पूछती है, क्या तुम पवित्र आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत रखते हो? ये सुनकर सुशिजी चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में एक बात और पक्की हो जाती है, ये लड़का जिंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर खुद ग्रेट लीडर इसमें दखल दे रहे हैं तो चांगशेंग जरूर कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि उसे अभी भी समझ नहीं आया कि उसका आने वाला दामाद सच में बहुत खास है। अब अगर ध्यान से देखें तो पहले सुशिजी के साथ मिस शेंगवान थी, वही थी जिसने टीचर चाओ को रिश्वत दी ताकि रिटन एग्जाम में शुइचन को फर्स्ट रैंक मिल सके। तो अब सवाल है, ये शुइचन है कौन? ज्यादा संभावना है कि उसे सुयुरोंग के साथ मैच किया जाएगा। जैसा कि टांग 36 ने कहा था, ये शादी असल में एक फैमिली बिजनेस डील है, तो ये बहुत पॉसिबल है कि शुइचन किसी पावरफुल फैमिली से आता हो। और क्योंकि चांगशेंग और सुयुरोंग आज तक मिले ही नहीं हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि दूसरा दिखता कैसा है। यही एक परफेक्ट मौका बनाता है। सुशिजी चांगशेंग को रिप्लेस कर सकता है शुइचन के साथ। सीधे शब्दों में शुइचन खुद को चांगशेंग बनाकर दिखाएगा। इसीलिए सुशिजी इंसिस्ट करता है कि चांगशेंग अपना मैरिज लेटर दे दे ताकि वो उसे शुइचन को दे सके। अगर ये प्लान काम कर गया तो सुयुरोंग को कभी शक भी नहीं होगा। और सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? शुइचन को। अब बात करते हैं 3000 सेक्रेड स्क्रिप्चर्स की। ये चीज सच में अनबिलीवेबल है। पहले ही एपिसोड में हमने देखा कि चांगशेंग सुशिजी के अटैक्स के वीक पॉइंट्स डिटेक्ट कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उनसे काउंटर भी कर सकता है, वो भी तब जब दोनों की पावर लेवल बिल्कुल अलग हो। इसका मतलब ये 3000 सेक्रेड स्क्रिप्चर्स सब कुछ मौजूद है। अल्केमी, फॉर्मेशंस, कल्टीवेशन और यहाँ तक कि मार्शल आर्ट्स भी, सब कुछ इसमें है। सीधे शब्दों में यही चांगशेंग की ताकत की असली फाउंडेशन है। और अगर कभी सच में कल्टीवेशन शुरू करता है तो उसकी पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो जाएगी। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और इसका अगला पार्ट भी जल्दी आने वाला है। आगे के एपिसोड्स और भी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं, इसलिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।